Okay. Hello. First of all, do let me know, am I audible to everyone? And presentation is also visible to everyone. Before I start this webinar, kindly do let me know via chat box that am I audible to everyone? And make sure my presentation is also visible to everyone. Okay. Thank you. Thank you. Now, before I start this webinar, do let me know that what about this webinar is, right? And I would try to start this webinar right now just because few participants have texted me that sir we are coming, so this recording will also be available on my YouTube channel. Okay, so we are going to start this webinar right now. Before I start, do let me know that all the participants जो कि अभी सुन रहे हैं आर दे फिजियो, सारे के सारे फिजियोज हैं, ये भी मुझे काइंडली अपडेट कर दीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से, तो आप अपने अपने चैट बॉक्स में अपना सिर्फ नाम और आप अपने मुझे डेजिग्नेशंस या बस बता दें कि फिजियोज हैं कि नहीं, ये मुझे सिर्फ बताते चले ताकि मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूँ। ओके। 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 गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। अब दो से तीन चीजें जो मैं वेबिनार से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा। पहले जो सीएमटी की एकेडमी थी, वो गल्फ के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस मैं कराता था और अभी भी वो मेरी एकेडमी चल रही है। लेकिन कुछ क्यूरीज थी जिसके हवाले से मैंने ये एपीसी बेसिकली स्टार्ट किया। उसके हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना बताता हुआ चलूं कि एपीसी इस बैच का मकसद सिर्फ आपको एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है या जो उसका मटेरियल है उसमें हेल्प करना है। मेक श्योर क्योंकि जो बहुत सारी एपीसी में स्टेप्स आते हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके गाइड करूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बेसिक चीजें आपको बता कि इस वेबिनार का मकसद क्या है। इस वेबिनार का मकसद सिर्फ है इस वेबिनार का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको इतना फैसिलिटेट कर सकूं, गाइड कर सकूं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग, रिगार्डिंग एवरीथिंग, कि भाई एपीसी का अकाउंट कैसे बनता है। तो मकसद सिर्फ मेरा वो है और वो स्टेप जो मैंने पर्सनली फॉलो किए हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। आई एम नॉट डीलिंग कि भाई ये वेबिनार के बाद, मैंने एक दो कमेंट थे जो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि सर आप प्रिपरेशन जो है वो कैसे करा रहे हो, बैचेस कैसे होती है, तो ये मकसद सिर्फ उस बैच के हवाले से है। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस को जितना मुझे आता है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, राइट? सो लेट्स प्रोसीड दिस वेबिनार। दिस वेबिनार इज प्योरली जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन के, क्योंकि एपीसी पाकिस्तान में से थ्रू आउट, अगर मैं यहाँ पे रह के बात करूं, पाकिस्तान में से एपीसी जो पहले था वो ज्यादातर लोग ना वो जो न्यूजीलैंड वाला शॉर्टकट था एचसीपीसी करा लिया, पीसी के बाद जो है वो आप लोगों ने न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन लेके ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी एक लीगल पाथवे ही था, वो गाइड करते थे। लेकिन जब थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज हुई है 2025 में, वीजाज की कुछ पॉलिसी चेंज हुई थी, तो उन्होंने एपीसी को भी मैंडेट में, एपीसी पहले भी था, काफी लोगों को ये नहीं पता कि एपीसी ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी जो काउंसिल है, कमीशन है, वो पहले कोई एग्जाम था। लेकिन अब जो है वो उन्होंने मैंडेटरी सेंस में किया हुआ है कि आपके अगर डीपीटी और एच जो आपका यूके का लाइसेंस है एचसीपीसी के दरमियान अगर आपका 3 साल से ज्यादा का ब्रेक आ गया तो आपने एपीसी मैंडेटरी करना है। ये मैं आपको आगे ही सारा बता देता हूँ। तो लेट्स बिगिन। माय नेम इज डॉक्टर दिलीप कुमार एंड आई एम फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑफ मेल थेरेपी। और सेंटर ऑफ मेल थेरेपी पाकिस्तान में जो है 2019 में मैंने लॉन्च की थी, जिसका बेसिक मकसद था फिजियोस को डिफरेंट टेक्निक्स और स्किल से अवेयर करना। मेरा जो दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने मैनुअल थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है पाकिस्तान में, और मैनुअल थेरेपी के रिगार्डिंग ही कोर्सेज मेरे होते हैं और वो भी थ्रू आउट पाकिस्तान ऑनलाइन भी होते हैं और इन पर्सन भी होते हैं। नेक्स्ट टारगेट मेरा ये सीएमटी एकेडमी का था, जिसमें राइट नाउ पाकिस्तान में वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है मेरी जिसमें से गल्फ की प्रिपरेशंस की मैं बात करूँ तो 75 फिजियोज जो हैं उन्होंने मेरी एकेडमी से 75 आउट ऑफ 75 दे क्लियर देयर एग्जाम इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। आफ्टर दैट दिस इज द फर्स्ट बैच कि मैंने एपीसी को भी जो है वो पढ़ाना शुरू किया। सो लेट्स बिगिन विद दिस वेबिनार और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका आगाज करता हूँ। ये मैंने दोनों पोस्ट इसीलिए भी रखी है सिर्फ बताने के लिए आपको। ओके, सो व्हाट इज द एपीसी एंड व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी। तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे चेक करना होगा कि यहाँ पर एपीसी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी तो फिजियोथेरेपिस्ट
जो होंगे वो भी तो एपीसी के लिए अप्लाई करेंगे। जिस तरह हमारा पाकिस्तान का काउंसिल है एएचपीसी, वो पाकिस्तानी देंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, अगर वो पाकिस्तान। और इस तरह एपीसी का जो लाइसेंस एग्जाम है वो वहां पर, पाकिस्तान में तो फिजियो का कोई एग्जाम नहीं है ना, सिर्फ लाइसेंस है। वहां का जो एपीसी है वो आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया और विद इन द ऑस्ट्रेलिया वाले भी, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड वाले भी जाते हैं लेट सपोज, तो वो आउटसाइड हो गए, हम आउटसाइडर हो गए, फॉरेनर्स हो गए, ओवरसीज हो गए। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे वो भी तो एग्जाम रहते होंगे। तो ये आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करनी होती है। और लैंग्वेज के हवाले से आइल्स भी चलता है, ओईटी भी चलता है, ओईटी पीटी एक ही बात है। आइल्स और एक ही बात इस सेंस में कि दोनों का स्कोरिंग के हवाले से मैं बात हो रही है, मैं डिटेल में गाइड करूंगा। आइल्स का जो बैंड है वो 7 चलता है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस चल रहा है। तो मीन वाइल असेसमेंट में, असेसमेंट से भी पहले वो आपसे पूछते हैं, असेसमेंट के 2 स्टेप्स होते हैं। आप असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया में जाके मेलबोर्न और सिडनी में भी जो है वो दे सकते हो, और ऑनलाइन रिमोट भी आप दे सकते हो, रिमोटली भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। लैंग्वेज के वाले से उधर आइल्स चलता है जिसमें मिनिमम 7 बैंड कंसीडर किया जाता है। और ओईटी और पीटी के जो लेवल होते हैं ए बी सी लेट सपोज, तो जो बी लेवल है, मीडियम लेवल है, वो कंसिडरेबल है। अगर हम उनके जिस तरह आइल्स में बैंड होते हैं, तो वहां पर आप समझे कि लेवल या ग्रेड्स होते हैं। और इसके बेसिक स्टेप क्या होंगे कि सबसे पहले आप जैसे ही गूगल पे एपीसी लिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल लिखेंगे, तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी, जो कि मैं आपको आगे आपको शो करूंगा। उसमें इजी तरीका है, आप अपनी ईमेल के साथ लॉग इन करें, अपने आपका अकाउंट अपना अकाउंट बनाएं। ये पहला स्टेप है। उसके पहले स्टेप में आएगा 2 पाथवे वहां पर लिखे होते हैं, मैं आपको आगे शो करूंगा। उस पाथवे में ये होता है कि एक होता है फ्लायर पाथवे, FLYRE के नाम से पाथवे होता है। दूसरा होता है असेसमेंट के नाम से। ठीक है, अगर किसी के पास AHPRA है, एपरा जिसको बोलते हैं, आम आसान हम करके उनको बोलते हैं एपरा। अगर किसी के पास एपरा है तो उनके लिए अलग स्टेप है, और अगर किसी के पास एपरा नहीं है, वो डायरेक्टली एग्जाम में दाना चाहते हैं, उनके लिए अलग स्टेप है। तो जैसे ही वो पेपर देना चाहते हैं, तो वहां पर पहला पहला नोटिफिकेशन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे कि भाई मेरी असेसमेंट स्टार्ट की जाए। फिर उसकी फीस वगैरह भी मैं आपको बाद में बता दूं। तो आपने अकाउंट बनाया और अपना स्टेप चेक किया कि भाई आपने जाना किस स्टेप के थ्रू है। क्या आपके पास एपरा है? नहीं, मेरे पास एपरा नहीं है, मैं तो एपीसी पेपर के थ्रू जाना चाहता हूँ। तो आपकी असेसमेंट बेसिकली स्टार्ट होगी। तो एज यू कैन सी, नंबर 3 स्टेप क्या है कि अप्लाई फॉर द इनिशियल असेसमेंट, जो कि पेज स्टेज 1 है। जो आपकी स्टेज, क्योंकि आपके पास एपरा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप राइट नाउ एपीसी देना चाहते हो लेट सपोज, तो आप अपनी पहले असेसमेंट स्टार्ट कराएंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको 2 से 3 स्टेप्स है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप उनका फिल करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपने डिग्री कंप्लीट की। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी पूछता जाएगा, आपकी बैचलर की डिग्री या मास्टर है जो भी है, जिस तरह मैंने मास्टर पे अकाउंट बनाया हुआ था, तो आपसे वो पूछा जाएगा। फिर आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट वगैरह, ये सारी अपलोड भी करेंगे, और उनके साथ साथ रिटर्न में भी लिखते हुए जाएंगे। लाइसेंस आपने एएचपीसी का देना है, मेक श्योर। जिस तरह यूके में लोग पेप्टा का देते थे, लेकिन पेप्टा अभी राइट नाउ 2024 से गल्फ में तो बैन है। ठीक है, सिर्फ यूके एचसीपीसी में चल रहा है। तो मैं रिस्क नहीं आपके लिए लेना चाह रहा कि आप लोग पेप्टा अप्लाई करें। तो सेफ साइड पे जो हमारा पाकिस्तानी एएचपीसी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, 2022 में बनी थी, अब उन्होंने ऑनलाइन भी कर दी हुई है। आप काइंडली उसमें, अगर उसमें भी आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, तो मेरी टीम आपको उस हवाले से हेल्प करेगी। ओके जी। देन पे 1, स्टेज 1 की जो असेसमेंट फीस है, ये वही असेसमेंट फीस है जिसकी डिफरेंट डिग्री के हिसाब से फीस है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी लमसम करके बता दूं, 5.5 से 6 लाख की फीस है, जो कि उनके डॉलर में बनती है। 1300 समथिंग डॉलर्स उनकी फीस होती है, और $200 उनकी कोई असेसमेंट सर्विस की फीस होती है, इस तरह करके मिल मिला के। तो टोटल जो अमाउंट पाकिस्तानी बनती है वो 6 लाख कंसिडर करें विथ टैक्स। ठीक है, 5 लाख समथिंग बनती है, और 6 लाख टोटल आप टैक्स के साथ कंसीडर करें। ये असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब आपके पेपर की जो पेपर देना चाह रहे हो उसकी असेसमेंट है। फिर जब एक बार हो जाएगा कि भाई यू आर एलिजिबल, यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपको डायरेक्टली वो सिटी मांगेंगे कि भाई आप कहाँ पर पेपर देना चाहते हो, रिमोटली देना चाहते हो मतलब ऑनलाइन, तो फिर उसका एक अलग प्रोटोकॉल होगा। जिस तरह प्रोमेट्रिक सेंटर होता है, उस तरह इनका कोई सेंटर वगैरह होगा, उस उससे हम डील करेंगे। और अगर आप मेलबोर्न या सिडनी दोनों में से कहीं से भी देना चाहते हैं, तो फिर वो वीजा प्रोसेस वगैरह मेक श्योर। मेरा काम सिर्फ आपको पेपर की गाइडेंस तक लेके जाना है। ठीक है, आई डोंट डील विद द वीजाज एंड ऑल। कल को ये ना को सर हमारी वीजा नहीं लगी या वगैरह वगैरह। ठीक है, और जो रिटन असेसमेंट है वो आप ऑनलाइन दे सकते हो, पाकिस्तान में बैठ कर दे सकते हो। ठीक है।
ओके जी, देन द फोर्थ स्टेज रिसीज आउटकम, मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर द एपीसी रिटन असेसमेंट, जिसकी हम ये डिटेल में आज बात करते हैं। और अगर आप कामयाब नहीं होते किसी भी वजह से, तो एपीसी आपको गाइड करेगी कि भाई आपकी फीस कितनी रिफंड होगी और आपकी इस असेसमेंट के लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होंगे। जिस तरह बहुत स्टेप्स में गल्फ में भी कभी कभार हमारे एलिजिबिलिटी लेटर्स वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने ना ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, आपने ना ये काम नहीं किया। तो जो भी अकाउंट आप बनाएंगे तो काइंडली उसको डिटेल में गो थ्रू करके हर चीज ईच एंड एवरी थिंग जो है वो कंसीडर कीजिएगा, फिर ही अप्लाई कीजिएगा। ओके जी, देन फिर आप जैसे ही असेसमेंट आपकी पॉजिटिव आ जाती है कि यू आर एलिजिबल फॉर द पेपर, तो आप अपनी असेसमेंट एपीसी असेसमेंट जो पेपर है उसकी बुकिंग कराते हो। ये स्टेज 2 में हम आ गए। पहले में उन्होंने अपनी असेसिबिलिटी चेक की, असेसमेंट किया कि भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, फिर आप ये देखते हैं और फिर आप अपना अगेन एपीसी का जो अकाउंट है उस पर आप लॉग इन करेंगे, एग्जाम डेट शेड्यूल करेंगे, और फिर जो उनकी फीस होगी जो कि मिनिमम 1.5 से 2 लाख के दरमियान की है, वो आप एग्जाम की फीस पे करेंगे। एग्जाम्स की फीस पे करेंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है पेपर आपका ऑनलाइन ही है जो आपने चूज किया होगा, या आपने फिजिकल चूज किया होगा। तो अगर आप फिजिकल चूज किया होगा मेलबोर्न या सिडनी, तो जाहिर सी बात है फिर आपने वीजा के भी लगाए होंगे कि भाई मेरी जो जो भी वीजा देते हैं, ट्रांजिट वीजा जो भी देते हैं, उसकी जो अमाउंट होगी वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाके दे रहे हो या कैसे दे रहे हो, या क्वाइट पॉसिबल कोई बंदा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, तो वो बात का स्केड्यूल है। एंड देन फिर अल्टीमेटली आप की जैसे ही बुकिंग होती है, फिर आप 6 माह 8 माह जब भी आपका पेपर की बुकिंग का जो है वो टाइम होता है, वो आप लेते हो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, और फिर आप बैठ के अपनी एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करते हो, जिसके हवाले से मैं आज आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स हैं, आगे भी हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एपीसी की जो प्रिपरेशन है वो, अगर हम फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में बात करें तो दूसरे नंबर पे कह लें कि दूसरे या तीसरे नंबर पे टफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम में मैंने एक चीज नोटिस की है, वो ये नोटिस की ये थोड़े से थारो और डिटेल्ड असेसमेंट में जाते हैं रादर देन, क्योंकि पर्सनली इफ आई लेट यू नो, तो 2 कैंडिडेट्स मेरे पास प्रिपरेशन कर चुके हैं और उन्होंने, लेकिन उनके पास एपरा था, तो उनकी इंटरव्यू की तैयारी मैंने जो है पर्सनली करवाई थी। तो उनके जब इंटरव्यू की तैयारी मैंने करवाई थी ना, देन आई रियलाइज्ड कि उसमें जो वो पूछते हैं इंटरव्यू में भी, वो भी डिटेल असेसमेंट पूछते हैं। ठीक है, ओके, आप अपने क्वेश्चंस, हितेश कुछ पूछ रहा था, हितेश आप अपने क्वेश्चंस काइंडली व्हेन आई से तो आप रिपीट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सीक्वेंस में होंगे तो मेरे लिए आसानी होगी रिप्लाई करने की। वैसे 2 साल नहीं, मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि असेसमेंट में भी आपको 1 साल लग ही जाएगा, ये सारे प्रोसेस में आपको 1 साल वैसे ही लग जाता है। ओके जी, तो अगर मैं एपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की बात करूं तो जितना उनके इंटरव्यूज की मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम का जो तजर्बा है वो ये है, मेरा नहीं मतलब जो मैंने तैयारी करवाई है इंटरव्यूज की, उसकी मैंने जो थोड़ा बहुत तजर्बा है, वो ये है कि वो डिटेल्ड असेसमेंट में जाते हैं और क्वेश्चन में से क्वेश्चन, लेकिन ये ओरल की मैं बात कर रहा हूँ, वाइवा की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटन। रिटन असेसमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे डिटेल्ड में जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे जिस तरह एनपीटी है जो यूएसए का एग्जाम है, यूएसए का वाइवा तो चलो अपनी जगह पे वो तो एक शॉर्ट होता है, लेकिन यूएसए का जो एग्जाम होता है वो सिनेरियो बेस्ड होता है और वो कंप्लीटली उसी रिटर्न में होता है। तो ये थोड़ा सा उससे ना हटके है बहरहाल। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। फिर आप अपना एग्जाम जो है वो रिजल्ट आता है, जाहिर सी बात है फिर आप पास होते हो, तो आगे की नेक्स्ट स्टेप आपसे मांगा जाएगा। आपसे क्या मांगा जाएगा, वही लैंग्वेज टेस्ट अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आइल्स है, टॉफ ये अपना जो है वो ओईटी है, या जो है पीटी है, या आपसे एपरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ाया जाएगा। एपरा रजिस्ट्रेशन आई टोल्ड यू, अगर आपके पास नहीं है तभी तो आपने पेपर दिया। एपरा रजिस्ट्रेशन में एक चीज मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूं, जो एपीसी है, जो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी कमीशन है, और जो एपरा है, वो दोनों में बड़ा फर्क है। एक लाइसेंस बॉडी है, ठीक है, और एक आपको जिस तरह जब आप एचसीपीसी के लिए अप्लाई करते हो ना यूके में, तो जब आप पहले एचसीपीसी के लिए अप्लाई करते हो उसके बाद इमीडिएटली पहली पेमेंट आप करते हो एचसीपीसी की, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद आपकी जो लाइसेंस की फीस आती है 2 साल वाली, राउंड अबाउट पाकिस्तानी 1,20,000 होती है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है, राइट। उसी तरह करके एक हमारे पास एपीसी है और एक हमारे पास एपरा है। एपरा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और जो एपीसी है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड, कि आप काउंसिल में एंटर होते हो, रजिस्टर्ड होते हो, लेकिन एपरा में एंट्री मैंडेटरी है, क्योंकि एपरा आपको अलाउ करता है लीगली कि भाई आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न एग्जाम फीस आर सेम एज द असेसमेंट फीस नहीं,
मैं आपको आंसर करूंगा लेट, लेकिन चले मैं साथ साथ बताता चलता हूँ। नहीं, रिटर्न एग्जाम फीस अलग है और असेसमेंट फीस अलग है। असेसमेंट फीस जो मैंने आपको लमसम करके बता दी थी, राउंड अबाउट 5 से 6 लाख बनेगी। और एग्जाम फीस जो भी होनी क्योंकि जिस तरह आप अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ में हमारे पास एक डेटा फ्लो होता है। तो ये डेटा फ्लो की फीस है, आप समझे, ये आपकी डेटा फ्लो की फीस है, मतलब आपकी वेरिफिकेशन की फीस है। और जो एग्जाम की फीस है, जो गल्फ का एग्जाम होता है, $240 बनते हैं जो, ठीक है, पाकिस्तानी 80,000 समथिंग बनते हैं। तो वो आपकी एग्जाम की फीस होती है बहरहाल। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आप एपरा की रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप हो गई तो फिर आप उसके आउटकम, मतलब आपने जैसे ही असेसमेंट करवाई, पेपर दिया, एलिजिबिलिटी करवाई, पहले पेपर दिया आपने, फिर आपने एपरा की रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर उसके साथ और जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आप लगाते हो। फिर आप जो है वो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी जॉब और एक्सेट्रा। ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये हमने एक थारो डिटेल में बात की, अब हम आपको एक एक स्टेप करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। एपरा रजिस्टर क्यों करवाएंगे? क्योंकि एपरा जो है एक बेसिक स्टेप है। जब भी आप ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली, उसमें अगर आपने एंट्री करनी, क्योंकि आपने पेपर तो दे दिया लेकिन उसके बोर्ड में भी तो आप एंटर होंगे ना। जिस तरह मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में रहकर जब एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन बाहर जाते हैं एमबीबीएस की डिग्री करने, जस्ट लाइक बांग्लादेश या यूके यूएसए करने गए, व्हेन दे कम बैक टू पाकिस्तान, तो उन्होंने एक एग्जाम देना होता है, एनएलई, नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन देना लाजिम है। हालांकि आप कहेंगे भाई वो ऑलरेडी डिग्री करके हैं लेकिन वो बाहर की। इसी तरह करके व्हेन यू गो अब्रोड, जब आप बाहर जाते हो तो आपने एपीसी तो पाकिस्तान से बैठ के या वहां पे जाके उनके एग्जाम दे दिया, लेकिन उनसे बोर्ड की रजिस्ट्री कराना भी मैंडेटरी है कि भाई हम आपके बोर्ड में एंट्री चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अब उनके साथ रजिस्टर होना चाहते हो बेसिकली। तो एपरा में एंट्री आपके लिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि यू आर द पार्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी बोर्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो और इट विल हेल्प यू फॉर द जॉब। लाइसेंस आपके पास आ गया। हाँ, या तो एक सूरत है कि आपके पास एपीसी है और कोई क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक पाकिस्तान में बैठ गई, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक सेंटर खोला हुआ है और वो पाकिस्तानी हायर करते हैं। तो वो डायरेक्टली देखते हैं कि आपके पास एपीसी है या आपके पास एपरा है, कम, यू आर वेलकम फॉर अ जॉब। लेकिन जब आप वहां पर प्राइवेटली कहीं पर जॉब करना चाह रहे हो या उनके किसी बॉडीज के साथ, किसी ऑफिशियल के साथ जॉब करना चाहते हो, तो आपके पास एपरा में एंट्री लाजिम है। ठीक है। ओके जी, अब हम एक एक स्टेप को थोड़ा बहुत डिटेल में जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला क्या था, एपीसी, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट थी, और वो क्या था, जो इनिशियल स्किल असेसमेंट था, वो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जाहिर सी बात है पासपोर्ट वगैरह सब होंगे, जो भी फिजियोथेरेपी की डिग्री है, बैचलर या मास्टर वगैरह, वो सब आपके पास आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर वर्ड इंटर्नशिप लिखा हुआ है, इंटर्नशिप मतलब आपका हाउस जॉब। ठीक है। इंटर्नशिप हाउस जॉब को कहते हैं। ओके। हाउस जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का क्वेश्चन है कि हाउस जॉब इंपॉर्टेंट है, हाउस जॉब नहीं है। मेक श्योर एक चीज मैं आपको जनरल बता देता हूँ जो थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाहर के मुल्कों में हाउस जॉब वर्ड यूज ही नहीं होता। ये सिर्फ एशिया या पाकिस्तान की इजाद है कि जो हाउस जॉब का वर्ड है वो भी देखा जाता है कि जॉब में हाउस जॉब की रिक्वायरमेंट है। मेक श्योर बाहर वर्ड यूज होता है अगर आपने द डे यू आर ग्रेजुएटेड एंड यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप आल्सो, तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगी, जिसका बेस्ट प्रूफ मैंने आपको ये सामने आपके लिखा हुआ है, इंटर्नशिप या क्लिनिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो बाहर हाउस जॉब वर्ड यूज नहीं होता, बाहर वर्ड यूज होता है पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद एक दिन भी आप किसी की प्राइवेट क्लिनिक पे काम करें, किसी के हॉस्पिटल पे काम करें, मेडिकल सेंटर में काम करें या किसी बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल में काम करें, उन सब का एक्सपीरियंस लेटर इक्वल है। ठीक है। वो अलग बात है, हॉस्पिटल का एक अलग मैटर करता है, लेकिन काउंट दोनों सब एज ए एक्सपीरियंस ही होंगे। ठीक है। तो मेक श्योर हाउस जॉब इज नॉट मैंडेटरी, बट ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस मैंडेटरी। और ग्रेजुएशन के दौरान जितने भी आपके तजर्बात हैं, आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपके इंटर्नशिप, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर उनमें सीपीडीआरस नहीं है तो वो किसी वर्थड नहीं है। अगर कहीं पे आप इंटर्नशिप करते हो, आपका भले 3 साल का तजर्बा हो, आप रिसेंटली एक मैंने केस किया था एंड दैट गर्ल वाज अप्लाइंग फॉर आउट ऑफ द कंट्री, तो उसके पास भी इतने सारे एक्सपीरियंस थे, तो वो काउंट नहीं होते। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आपके एक्सपीरियंस काउंट काउंट ये होते हैं कि वो पर्सनल लर्निंग में आपके हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो गया। नंबर 2, एप्रा की जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मेंशन्ड है, आइल्स जो है वो 7 आपके ईच बैंड होना चाहिए।
और जो है वो अगर आप ओईटी दे रहे हो तो मिनिमम बी इन ऑल, जो भी उनके चार कंपोनेंट्स हैं उनमें आपका बी आना चाहिए। उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो एपीसी का जो रिटर्न एग्जाम है, जिसके हवाले से ही मैंने ये सारा वेबिनार करवाया है, तो मेरे पास भी जो मटेरियल है एपीसी का वो दो सोर्सेस से है, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो कोर एरियाज में हमारे पास जिन एरियाज को फोकस करता है, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो, फिर साथ साथ उनके चीजें भी, पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, कार्डियो पल्मोनरी, इथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सारे ये सारे के सारे कोर्स करिकुलम में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, और फिर एपीसी का जो रिटर्न एग्जाम्स है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीडी एग्जाम होता है, जस्ट लाइक गल्फ के एग्जाम्स होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं, उसको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे आप एग्जाम पास करते हैं फिर आप एपरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन यू लुक फॉर द जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। एपरा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द व्हाट वी कैन से, एक जो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी बोर्ड है उसमें एंट्री के लिए मैंडेटरी। एंड देन फिर आप वीजा पाथवेज के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, इफ यू आर लकी एंड स्किल्ड, लेट सपोज, एंड यू आर गिविंग इंटरव्यू फ्रॉम पाकिस्तान और आपकी जॉब लग जाती है, तो वो आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा आपको दे देंगे, या यू कैन गो ऑन द स्किल माइग्रेशन बेस्ड वीजा, जो भी उनके प्रोटोकॉल में आएंगी उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द रिटन असेसमेंट, जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जो बुकलेट में इंफॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा बहुत गो थ्रू करते हैं। कि एपीसी, ये ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल है, ये आप लोगों देख लें, ये जब आप गूगल पे लिखेंगे, बस आप गूगल पे ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल लिखें तो वो आ जाएगा, उस पर लिखा भी होगा अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो लॉगिन की कोई चार्जेस नहीं है, लॉगिन कर लें, लेकिन जब आप सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे, अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह पुट करेंगे, तो मेक श्योर पाकिस्तानी 5 से 6 लाख वो आपके असेसमेंट के मांगेंगे, ये मैं आपको बता दूं। उस असेसमेंट के बाद आप एग्जाम्स देने के काबिल होंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं, फ्लायर पाथवे पे भी आते हैं, ठीक है। और ये फाइल भी मैं बिल्कुल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको भले देखना चाहें तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्लियर करता हुआ चले, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोवाइड होगी एट दी एंड, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हम एट दी एंड में आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कैन वी, व्हेन वी अप्लाई फॉर द एपीसी असेसमेंट, कैन वी टेक टाइम टू प्रिपेयर? यस, मैं आपको एक सिंपल बता दूं तरीका। ये एज इट इज अबू धाबी का प्रोटोकॉल है, मतलब अबू धाबी का नहीं कह सकते, लेकिन चलें उसमें भी ये यूज होता है, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। व्हेन वी अप्लाई फॉर द अबू धाबी, तो अबू धाबी में ये होता है कि वहां से पहले आप डेटा फ्लो कराते हो, डेटा फ्लो के बाद वो अब जो प्रोमेट्रिक सेंटर है, जैसे मैं आपको अबू धाबी का जो प्रोमेट्रिक सेंटर है वो जेएनएस है, ठीक है, उसका सेंटर पाकिस्तान में भी, जाहिर सी बात है, तो वो आपको ईमेल करते हैं, आपको ईमेल करते हैं कि यू आर अथोराइज टू कंडक्ट, या यू आर अथोराइज टू बुक योर अपॉइंटमेंट, डन हो गया। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, देन यू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन योर सेलेक्टेड डेट। अब जब वो आपको ईमेल आ जाती है, तो अपॉइंटमेंट बुकिंग आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कराते हो। आप 6 माह बाद, क्या साल बाद की करा लो, 6 दिन बाद की करा लो, 6 माह बाद की करा लो, या 6 साल बाद की करा लो, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो इसी तरह यहाँ पर जब आप असेसमेंट क्लियर करते हो, इसमें आपका ये होगा कि यू आर एलिजिबल टू बुक योर अपॉइंटमेंट, डन। व्हेन इट्स अप टू यू, वेन एवर यू नीड टू बुक योर अपॉइंटमेंट, तो जब आपको ईमेल आती है, आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग कराते हो, आप पेपर के पैसे देके, डेट तो आपके हाथ में होगी ना, डेट, चूज योर डेट अकॉर्डिंगली, कि भाई मैं इस दिन पे इस पाकिस्तान के इस सिटी से देना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में अगर क्लियर नहीं होता तो रिसिट की फीस, फर्स्ट स्टेज में किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट स्टेज मतलब असेसमेंट की जो बात हो रही है, जो असेसमेंट की है उसमें, हाँ, रिसिट के कुछ चार्जेस होंगे,
कुछ मेरे ख्याल से चार्जेस, क्योंकि अभी तक रेसिप्ट का कोई केस आया नहीं है, सो एग्जैक्टली आई कांट से, बट इतनी उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करते, और वो प्योरली उनकी तरफ से, मतलब एलिजिबिलिटी इस सेंस में कि फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई फ्रॉजरी का तो केस नहीं देंगे ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट तो गलत नहीं देंगे, अगर आपकी तरफ से भी कोई गलती है तो कुछ अमाउंट 20 to 30% अमाउंट उनकी डिडक्ट होगी। अगर कोई गलती नहीं है और असेसमेंट में कहीं पे भी उनकी तरफ से गलती आती है, तो वो कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, क्योंकि इस तरह का कोई केस नहीं है, तो आई कांट कमेंट कि हाउ मच अमाउंट इट वुड बी, ठीक है। ओके, अगर पास नहीं हुआ, एक अगर पास नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन की फीस ज्यादा हो जाती है। नहीं, अगर आप एग्जाम सिर्फ पास नहीं करते तो आपने एग्जाम की फीस दोबारा देनी होती है। देखिए, जो असेसमेंट स्टेप है ना पहला आपका, रजिस्ट्रेशन वाला, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है ना, कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका जो भी उनका एक्सपीरियंस उनके हिसाब से उनको चाहिए, वो उनका चाहिए होता, आपने एग्जाम्स की फीस दोबारा देनी होती है। ये सेम एज एज इट इज गल्फ की तरह है। In the three flyer pathway, you are eligible or registered to work in three countries as a physiotherapist. जी यस, ऑस्ट्रेलिया की जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, जिस तरह लोग पहले न्यूजीलैंड से जाते थे, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का 2 साल का तजर्बा है, आप न्यूजीलैंड की रजिस्ट्री के लिए जाते हो यूके वाले एग्जाम के थ्रू, यूके वाले लाइसेंस के थ्रू, तो 2 साल के तजर्बे के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकते हो। उनकी आपस में एक ट्रीटी साइंड है कि मेरा बंदा आपके पास काम कर सकता है करके। और दूसरा, अगर आप सिर्फ मेरे ख्याल से ये कुछ वीडियोस में भी उन्होंने डिस्कस किया था, तो ये इस तरह करके तो 3 कंट्रीज तो आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास एचसीपीसी अगर है, और फिर आप न्यूजीलैंड की रजिस्ट्री लेते हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकते हो। इस तरह करके भी इनका तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको न्यूजीलैंड का 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम। I read that the news APC is being changed to APEP, which is now also mentioned in official site. Can you guide it? Literally don't know about it. ठीक है, मैंने भी ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा है, लेकिन बिफोर दैट जो भी एग्जाम्स है उनका एग्जाम यही रहेगा, उनका नाम चेंज होगा। जिस तरह मैं आपको अगेन एक इस पे एग्जांपल दे देता हूँ, गल्फ में पहले मुख्तलिफ हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम थे, फिर उन्होंने अपने एग्जाम्स के नाम चेंज करके अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया कि हम सारे स्टेट जिस तरह भी हैं, दुबई, शारजा, अजमान या अबू धाबी, इनकी मिला के एक यूनिफाइड एग्जाम, जो कि उनकी वेबसाइट पे मेंशन भी है, लेकिन वो अब तक अमल में नहीं आया। तो एग्जाम तो तभी भी देना होगा, एग्जाम तो अभी भी आप लोगों ने देना होगा, बस कुछ फॉर्मेलिटीज चेंज होती जाएंगी। तो मुझे इसकी वेबसाइट पे सर मेंशन्ड है, लेकिन उनकी कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी डिटेल मिली, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, ठीक है। तो शुड बी प्रोसीड ऑनवर्ड। ओके, ये हमारे पास रिटन असेसमेंट के बारे में। अब जो आ जाता है मेरा मेन टारगेट, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि व्हाट इज माय बेसिकली विजन। मेरा दो विजन थे। एक तो मेरा विजन ये था कि जितने भी हमारे पास फिजियोथेरेपी की बुक्स हैं, जो मेगा बुक्स हैं, जिनको मैं मेजर बुक मानता हूँ बेसिकली, उनको आपको पढ़ाना आसान कन के, मतलब ये कि उर्दू में एक्सप्लेन करना, या जो है वो इजी लैंग्वेज में समझाना विद इजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये मेरा पहला गोल था। उसी को पैरेलल रखते हुए मैंने काफी ऐसी फिजियोथेरेपी की बुक्स हैं जिनको पढ़ाना, मेरी पर्सनली 2 मैनुअल थेरेपी की बुक्स हैं, उनके ऊपर भी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं। देन नेक्स्ट विजन मेरा ये था कि जितनी भी ये फाइल्स हैं, उसी तरह करके मैंने जब गल्फ को भी स्टार्ट किया था, तो मैंने उनके एग्जाम्स के जो एमसीक्यूज हैं, सिर्फ मटेरियल देना मसला नहीं है, मटेरियल देना मैं उसके पैसे लूंगा, आपको मटेरियल दे दूं, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई भी बंदा, जिसने शायद आप में से किसी ने भी मेरे पास कभी प्रिपरेशन वगैरह की है, तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके टॉपिक्स को क्लियर करना। तो राइट नाउ एपीसी एग्जाम में भी आई एम नॉट गारंटीइंग यू कि भाई मैं आपका पास करा दूंगा, राइट, बट व्हाट आई कैन डू यू कि मैं आपके जो टॉपिक्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो वीडियोस के लेक्चर्स हैं, जो इंटरव्यूज की तैयारी है, वो अपने लेवल के हिसाब से जितना मुझसे हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, नंबर वन थिंग, राइट। लेट्स प्रोसीड। तो जितने भी एज अ फिजियोथेरेपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनको हम टारगेट करते हैं। तो ये कुछ फाइल है, ये फाइल तो मैं आपसे वैसे ही शेयर कर लूंगा। मेरा मकसद है आपको कुछ क्वेश्चन शो करना। ओके जी। क्लिनिकल एरियाज की बात हो रही है, किन किन एरियाज पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना होता है।
कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल। फिर उनके रिलेटेड बुक्स भी अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस तरह डेविड जे मैगी की बुक है न्यूरोलॉजी की बुक में, सूजैन की जो फिजिकल रिहैब की जो बुक है सूजैन और सल्वैन की, ये उनकी तरफ से मेंशन है, ये भी आपको वैसे ही प्रोवाइड भी कर दूंगा। और ये इन्होंने मेंशन भी कहीं ना कहीं पे की हुई है, मैं रेफरेंस में आपको शो करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ रिटन असेसमेंट जो है इन पर्सन भी आप दे सकते हो, और रिमोटली मतलब आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। रिटन असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होगा। अगर आप फिजिकल देना चाहें तो यहाँ पर मेंशनड है कि जो मेलबोर्न और सिडनी में आप देंगे, और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो वो कहीं से भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्स की बात करें तो जितने भी इन पर्सन एग्जाम्स है वो सुबह 9 बजे उनकी टाइमिंग के हिसाब से सुबह 9 बजे जो स्टार्ट होंगे, और जो रिमोट एग्जामिनेशन है वो लोकेशन और टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि कहाँ से दे रहे हो। कोई बंदा पाकिस्तान से दे रहा है, कोई इंडिया से दे रहा है, या कहीं कहीं से आप जहां से भी दे रहे होते हो, राइट। बुक्स कार्डियो की डिफरेंट होती है, मेरे पास जितनी होगी मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जो असेसमेंट रिटन असेसमेंट होता है वो, जो अगर आप जाहिर सी बात आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो आप ऑनलाइन देंगे, तो उसके दो पेपर होते हैं टोटल, ठीक है। अगर हम एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो उसके दो पेपर होंगे। एक का नाम आप पेपर वन, एक का नाम पेपर टू करके दे दो। दोनों का जो पेपर टाइम है पर पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा, और हर पेपर में 15 केसेस होते हैं, मतलब 15 सिनेरियो, ठीक है। एक मैं आपको सैंपल आपके आगे आगे जो है वो शो करूंगा। उसी दिन पेपर अगर आप कोई भी दिन देते हो तो उस पेपर वन जो है वो उसकी सुबह में होगा, और पेपर टू जो है उसके दोपहर टाइम में होगा, नून टाइम में होगा। मतलब एक सुबह में होगा जिस तरह उन्होंने बताया 9 बजे शुरू होता है, तो 9 से 11 एक पेपर हो गया 2 घंटे का। फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, और फिर दूसरा आपको जैसे जैसे 12 से 2 या 1 से 3 होगा, ठीक है। वो उनके पेपर शेड्यूल के हिसाब से हर पेपर कम से कम, हर पेपर में 15 केसेस सिनेरियो होंगे, और हर पेपर में 60 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस कैंसिल्स होते हैं विथ 15 केसेस। केसेस जो आपका सिनेरियो बेस हो गया, ठीक है। हर केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक आगे डेमो शो करता हूँ। मिसाल, एक केस दिया जाएगा आपको कि एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी उम्र ये है, उसका ब्लड प्रेशर, उसके वाइटल साइन ये है, मैं आपको आगे शो करता हूँ। फिर उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई एक सिनेरियो पहले आपको दिया गया कि एक मिस्टर ए के नाम से एक पेशेंट है, और उसकी 60 साल जो है वो एज है, और वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका हुआ था, उसके वाइटल साइन अभी राइट नाउ वो बेहोशी की हालत में, और उसका वेट कितना है, उसके वाइटल साइन ये है। फिर उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ, उसका फ्रैक्चर हुआ रिब्स का, तो वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप उनके जो है वो किन किन चीजों पे ध्यान देंगे। फिर नीचे सवाल होगा कि एज अ जीपी आप उनके किन किन वाइटल साइन को जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो इस तरह करके जो है क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन्हीं केसेस में से उठाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक दो सिंपल दिखाता हूँ, ओके। सम केसेस विल आल्सो इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेशेंट, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी डेमोग्राफिक डेटा, उसका नाम वगैरह, ये भी समटाइम ऐड किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आगे शो करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि मिस टी इज अ 19 ईयर्स ओल्ड वुमन एडमिटेड टू हॉस्पिटल 3 days अगो आफ्टर अ एमवीए दैट इज द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। के जो है वो मिस्टर टी करके एक लेडी है, खातून है, 19 साल लड़की है, उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, और आपको आपके सामने वो सिनेरियो दिया गया। हिस्ट्री ऑफ उसकी प्रेजेंट कंप्लेन, उसकी राइट नाउ जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है कि उसमें इन्वॉल्व इन एमवीए दैट इज अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एंड देन स्ट्रक अ पोल along द फ्रीवे एट 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड थी, एक्सीडेंट हुआ। पेशेंट वॉज द फ्रंट सीट पैसेंजर, जो पेशेंट थी वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। सस्टेन्ड अ सिंपल फ्रैक्चर टू द राइट साइड फ्रॉम 4 to 8 रिब्स, उसको फ्रैक्चर हुए इस एक्सीडेंट से, और चौथी और आठवीं रिब्स के दरमियान राइट साइड पे उसके जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो भी उसमें फ्रैक्चर हुआ है। राइट साइड पे उसको पल्मोनरी कंट्यूजन जो है वो डेवलप हो चुका है। अंडर वाटर सील ड्रेन इन एसआईटीयू भी देखा गया है। 4 to 5 सेंटीमीटर लिवर में लेसरेशन भी देखी गई है, राइट, ब्रोजेस टाइप। एंड देन ये उसकी अपने रेडियोग्राफ्स। पास मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो वो फिट और हेल्दी रह चुकी है। उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री ये है
मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या किए किए गए, जाहिर सी बात है एक्सरे कराए गए क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। तो एक्सरे में क्या क्या देखने को मिला? सिंपल फ्रैक्चर देखने को मिला चौथी और आठवीं रिब के दरमियान, जो अभी हमने डिस्कस किया। विजिबल एजेस ऑफ द राइट लंग भी देखने को मिले हैं, जो कि सपोर्ट सपोर्ट करते हैं कि जो एविडेंट है एपेक्सिस पे, मतलब एपेक्स जो लंग का पार्ट है वहां पर ये चीजें देखने को मिली। फ्लूइड ब्लड एग्जामिनेशन, फुल ब्लड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो हेमोग्लोबिन है वो 95, उसके बेसिक जो सीबीसी है वो स्कोर वो देखने को मिला है। करंट स्टेटस के हिसाब से पेशेंट येट टू गेट आउट ऑफ द बेड। एंड देन अगर हम अबाउट एक्सीडेंट की बात करें, कंप्लेन अबाउट द ऑनगोइंग पेन उसको हो रहा है, उसका वीएस स्केल के मुताबिक उसका स्कोर कितना है? 8 आउट ऑफ, जो कि अच्छा खासा 8 आउट ऑफ 10, विथ एसओबी दैट इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वाइटल साइंस की बात करें तो उसका हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट है, और जो उसका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, 105 आउट ऑफ 60 है, विच इज कंसिडरेबल नॉर्मल एसेट इन सच सिचुएशन। एंड देन उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 92% है, विच इज कंसिडरेबल अ बिट लो। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है, जाहिर सी बात है, उसको रिप्स में फ्रैक्चर हुआ है, और उसके लंग्स जो है वो ऊपर उन्होंने डिस्कस किया था, कंट्यूजन में है, लेसरेशन है वहां पर, तो जाहिर सी बात है ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन लेवल है वो अफेक्टेड होगा। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 22 ब्रेथ्स वो पर मिनट ले रही हैं। ठीक है, और वीक है, मोइस्ट है, बट नॉट प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ये इसकी एक हिस्ट्री बेसिकली पेशेंट की दी गई है। अब इन्हीं में से ही सवालात पूछे जाते हैं कि भाई, और ये वाइवा में भी ऐसा ही होता है, वाइवा में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब जो ऊपर उन्होंने पूछा था ना कि 60 एमसीक्यूज होते हैं, 60 एमसीक्यूज होते हैं, 60 एमसीक्यूज में से केसेस कितने होंगे? 15। अब हर क्वेश्चन में से, हर केस में से अगर आप 4 क्वेश्चन निकालो तो 60 तो बन गए। 15 केसेस उन्होंने देने को कहा है ना, 15 केसेस होंगे हर पेपर में से। ये एक केस आपको दिया है, इसमें से एक पेपर में से 4 क्वेश्चन निकालेंगे कम से कम, तो 5, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 60 तो बन गए। इस तरह करके आपके 15 केसेस होते, तो ये पहला एक केस है। अब लेट्स सी कि वहां पर जो है वो सवालात हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस इन द अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम विल द फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व? मतलब जब उसको अंडर वाटर ड्रेनेज में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये फाइंडिंग पेशेंट्स में, इस कंडीशन वाले पेशेंट में जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब बाकी सारे ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा? विगोरियस बबलिंग देखने को मिलेगी अंडर वाटर में, सील चेंबर में, विथ लार्ज स्विंग, या विगोरियस बबलिंग देखने को मिलेगी इन द सक्शन चेंबर में देखने को मिलेंगी, विथ जो है एंड मिनिमल स्विंग देखने को मिलेगा, या इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिलेगी जो है वो सक्शन चेंबर में, या इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिलेगी अंडर वाटर एंड विथ सील चेंबर, एंड मिनिमल जो है वो स्विंग देखने को मिलेगा। वी विल गो विद दी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो अवेलेबल ऑप्शन में से उनमें से डी। रीजन इज दैट इंटरमीडिएट बबलिंग अंडर वाटर सील चेंबर में देखने को मिलेगी, जो कि इंटरमीडिएट बबलिंग क्या है? इफ यू रिमेंबर, बबलिंग मतलब इस काइंड ऑफ, जिस तरह हम टायर, इफ यू रिमेंबर, जो टायर का पंक्चर टायर हो जाता है, फिर है, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया तो जैसे ही उसको, हमें वो विजिबल नहीं दिख रहा होता, फिर उसको जैसे ही पानी में डिप करते तो वो बबल्स बन जाते हैं। दैट काइंड ऑफ जो इंटरमीडिएट बबलिंग है अंडर वाटर सील चेंबर में, वो इंडिकेट करती है कि एयर लीक दैट इज रिजॉल्विंग, जो कि कॉमनली पल्मोनरी कंट्यूजन पेशेंट में देखने को मिलती है, स्पेशली विथ रिब फ्रैक्चर। तो ये इसकी एक इंडिकेशन है, ये उसकी एक फिजिकल फाइंडिंग है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट उनको देखने को मिलेगी। और मिनिमल स्विंग सजेस्ट ये करता है कि जो इसकी टोटल लंग की एक्सपेंशन है ड्यू टू द कंट्यूजन और लेसरेशन वो रिड्यूस हो गई है। तो मिनिमल स्विंग से मुराद जो उसके लंग की एक्सपेंशन है वो पेन और इस जो भी शेलो ब्रीदिंग है उसकी वजह से उसकी मिनिमल होगी, जो जो की स्विंग है वो बेसिकली कम हो गई है। इस तरह करके, और विगोरियस जो ऊपर वाले जो ऑप्शन थे वो इसीलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे, जो विगोरियस कंटिन्यूस जो बबलिंग होती है वो सजेस्ट करता है ऑन गोइंग एयर लीक को, इन गोइंग ऑन गोइंग को सजेस्ट करती है। तो इनडायरेक्टली इस तरह करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसी से वापस था, हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग विल हैव द मोस्ट इफेक्ट ऑन द इमीडिएट फिजियोथेरेपी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? आप किस चीज के ऊपर फोकस करोगे? मतलब जो उन्होंने वाइटल साइन दिए आपको, जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको उन्होंने क्लिनिकल कंडीशन जो उन्होंने चार्ट में मेंशन की, तो आपके हिसाब से सबसे फोकस्ड क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, या व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग विद द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन इमीडिएट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट? कि भाई ये है तो इसके ऊपर इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाए। फोकस किसके ऊपर होगा?
लो ऑक्सीडेशन सेचुरेशन, क्योंकि जो उन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन मेंशन किया, जो SpO2 मेंशन किया, दैट इज 92। और ये क्या इंडिकेट करता है कि इसका जो ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज है रिफ फ्रैक्चर की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पल्मोनरी कंट्यूजन की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से, रिड्यूस्ड वेंटिलेशन की वजह से, और ऑक्सीजनेशन डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करता है ट्रीटमेंट सेफ्टी को और मॉनिटरिंग को ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन। तो अलबत्ता ये चीजें, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जो है वो फैक्टर है। तो अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी कम है, इट मींस उसकी ब्रीदिंग, अल्टीमेटली गैसेज एक्सचेंज कॉम्प्रोमाइज्ड है। गैसेज एक्सचेंज कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो हाउ कैन वी प्रोसीड फॉर द अदर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। तो आई विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दैट वुड बी द ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इट हैज द मोस्ट इफेक्ट ऑन द इमीडिएट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, आई विल गो विद द लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। इसी तरह अगर हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 3 को भी गो थ्रू करते हैं, फिर मैं आपको आगे हम प्रोसीड करते हैं। सो वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग इनटू ऑल द क्वेश्चन, so हम एक दो के ऊपर फोकस करेंगे। ओके जी, कम टू द क्वेश्चन इज दैट के prior to commencing ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से भी पहले फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली टेक्स some blood जो वाइटल साइंस है, ब्लड शुगर, एंड दैट फाइंड दैट इट इज कितनी है उसकी बीपी, ब्लड प्रेशर कितना है, 105 मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एंड देन वी हैव 60 दैट इज डायस्टोलिक, और ये हमें मिला। एंड देन बाकी सेचुरेशन क्या है, लाइन में मिली है 105/60 इन लाइन एंड 90/60 इन स्टैंडिंग। सो डेफिनेटली द फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो ऑब्जर्व नो चेंज इन हर प्रेजेंटेशन and muscles to report the unilateral symptom as well while standing. So what is the physiotherapist's most appropriate course of action in response to these finding? ये जो फाइंडिंग मिली है लाइन में 105/60 और स्टैंडिंग में 90/60, तो इसके रेस्पॉन्स में, इस फाइंडिंग्स के रेस्पॉन्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए? क्या आप इसकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को रिपीट करवाएंगे, या मैनुअल की तरफ लेके जाएंगे, या मैकेनिकल की तरफ ले जाएंगे? आई विल गो विद द प्रोसीड एज पर प्लान। आप जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है आप उस हिसाब से जाएं, बट मॉनिटर करते रहें, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहें, थ्रू आउट उसकी चीजों को नोटिस करें। तो वी विल गो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी के प्रोसीड करें एज पर प्लान। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दूं लास्ट क्वेश्चन करने के बाद, कि बेस्ड ऑन ये भी जो भी हमारे पास हिस्ट्री है पेशेंट्स की, मिस्टर मिस टीज की जो असेसमेंट फाइंडिंग है, पेशेंट का नाम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि इसके मसल्स को हमने मोबिलाइज करना है, किसके, मिस टी के। इन एडिशन टू द मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन जो भी हो रही है उसके साथ साथ हमने इसको जो है वो मोबिलाइज भी करना है, बाकी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। सो व्हाट वुड बी द मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मिस टी डू एज प्रायोरिटी के हिसाब से हम नीचे में से किसको प्रायोरिटाइज रखेंगे? दैट वुड बी द सपोर्टेड कफिंग। ठीक है, ओके जी। सो ये अब ये क्लिनिकल सिनेरियो था जिसमें से 4 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। अब मेरा मकसद जो इस बैच को स्टार्ट करने का मकसद है वो ये है कि इस तरह करके हजारों सिनेरियोज होंगे, 100+ में सिनेरियोज होंगे, 500+ में होंगे, पास पेपर्स होंगे। तो उनमें से चीजों को फोकस करना, मोटी मोटी चीजों को निकालना, ये समझना, और मेक श्योर करो कि वाइवा में भी इसी तरह ही पूछा जाता है। जब भी ओरल होगा तो एक सिनेरियो आपको दिया जाएगा और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी कि भाई आपने सपोर्टेड कफिंग को प्रेफर किया, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, माइंडसेट है, तो देन यू कैन प्रोसीड। अब देखिए उन्होंने वाइटल साइन किस तरह रैंडमली दे दी, वाइटल साइन उन्होंने दे दिया, लेकिन वाइटल साइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो उसी वाइटल साइन में से उन्होंने सवाल भी पूछा है। तो इस तरह करके सिनेरियोज आते हैं। 60 टोटल एमसीक्यूज होंगे, एक क्लिनिकल सिनेरियो में से 15 सिनेरियोज होंगे, एक सिनेरियो में से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ आई मीन टू लेट यू नो कि मैं इस तरह करके उनकी जो है वो टीचिंग कर रहा होता हूँ। अब जब हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल में पास पेपर्स भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। एक काम मेरा ये है कि उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, जो वीडियोज हैं उनकी, जो लेक्चर्स वीडियोज है वो डेफिनेटली इंग्लिश में ऑब्वियसली, तो वो इंग्लिश में, उनको भी उनके ऊपर मैंने वॉइस ओवर करके उनको उर्दू में एक्सप्लेन किया। एक तो ये कि उनके साथ थोड़े बहुत सबटाइटल्स तो हैं ही, लेकिन उसको उर्दू में, मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का टॉपिक है जो कि वीडियो में दिया गया 19 मिनट का है, लेकिन उसको उनको भी एक्सप्लेन करना इन इन शॉर्ट वे,
वो भी मेरा काम है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होता है कि बुक्स जो होते हैं वो तो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, यू आर वेलकम। मैं आपसे शेयर भी कर सकूंगा, मसलन जो जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, जिस तरह मैगी मेरे पास अवेलेबल है, सूजन सिल्वेन मेरे पास अवेलेबल, वो मैं ईमेल के थ्रू आपको अवेल करा दूंगा जैसे ही मुझे लैपटॉप मिलता है। तो ये हमारा मकसद है, ठीक है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है तो शुड बी प्रोसीड। एक और सिनेरियो भी आपके सामने ये दिया गया है, ये मैंने सिर्फ पुट किया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। दी ये जो क्लिनिकल सिनेरियोज है, दीज आर द पार्ट ऑफ माय मटेरियल, राइट। जो मेरा मटेरियल है ये उन्हीं का ही पार्ट है। ओके, स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो इनका ज्यादातर स्कोर जो है 50-50 होता है। मतलब जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनमें से कम आपने 50% जो है वो पास करना होता है। जिससे ऊपर उन्होंने एक पेपर में कितने होंगे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 60 एमसीक्यूज होंगे। 60 एमसीक्यूज में से सिनेरियोज कितने थे, 15। तो कम से कम 8 से आपने जो केसेस हैं वो पास करने हैं एज इट इज, विथ ऑल इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चन इनटू इट। और समटाइम ये भी होता है कि एक सिनेरियो में आपने सिर्फ दो आंसर किए और दो जवाब आपने गलत दिए, दो जवाब आपने सही दिए, तो वो 2 पॉइंट्स आपके काउंट होंगे। तो इनडायरेक्टली आपने फोकस किस पे करना है, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 60 होते हैं उसमें से 30 भी आपके अगर सही हो जाते हैं, 30-35 तक, तो आप पेपर पास कर जाते हो। यहाँ पर स्कोर का उन्होंने मेंशन भी किया हुआ। ये उन्हें पासिंग स्कोर कट ऑफ जो है वो 500 रखा हुआ है, ये स्कोर की बात हो रही है। तो हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हो गए अल्टीमेटली। ये इन पर्सन एग्जाम्स के ऊपर बात हो रही है, रिमोट। अच्छा, रिमोट एग्जाम्स में जाने से भी पहले आपने जो है कॉम्पिटिबिलिटी, जो उनका टेस्ट होता है वो 2 हफ्ते पहले मतलब चेक करना होता है कि क्या आपने उसके लिए एलिजिबल हैं। तो कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट में ये बेसिक चीजें होंगी, वही आप लॉग इन करेंगे। उनको भी हम देखते हैं आगे करके, ठीक है। मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग से भी पहले। एमसीक्यूज या मैं बीसीक्यूज की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। जो जो मटेरियल मेरे सामने है पड़ा हुआ है, जो मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप में से उन मटेरियल में से किसी में भी क्वेश्चन है तो आप कहते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं उसके ऊपर लेक्चर्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाऊंगा या बीसीक्यू पढ़ाऊंगा। जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, आप में से कहीं पे भी उसमें कंफ्यूजन होगी, आई विल बी विथ यू। वो चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं उसके ऊपर लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, मटेरियल जो है वो इनका अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल इनका बहुत है, मैं आपको आगे फाइल शो करूंगा। मटेरियल तो इनका ढेर सारा है, बहुत सारा है। जो कि इनके, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पास पेपर में भी लगते हैं और भी बहुत सारी चीजों में से लगते हैं। ओके जी, कुछ रूल्स हैं इन पर्सन और रिमोट एग्जाम में से। रूल्स वही हैं कि आपने कोई जो है वो पेपर देना होता है तो कोई भी चीज नहीं लेके जानी होती, कोई रीडिंग मटेरियल नहीं लेके जा सकते, सिर्फ पासपोर्ट ले जाएं। और जो अपॉइंटमेंट आपकी स्लिप होगी, वो यही गल्फ वाला रूल भी यही है कि आप सिर्फ कोई भी चीजें नहीं ले जाएं। रिटर्न मतलब कोई बुक नोट्स वगैरह नहीं लेके जाते, वो बाहर रखवा देते हैं। अंदर सिर्फ ये रिमोट एरिया, फिर इन पर्सन की बात हो रही है। रिमोट एरिया में ये होगा कि आपने एक मोबाइल भी रखना होता है, मोबाइल जो आपको रिकॉर्ड करे, पता चले कि आपके इर्द गिर्द, क्योंकि ओपन बुक पेपर तो नहीं है बेसिकली। और दूसरा, आपके सामने वेबकम लगी है, मैं आपको आगे पिक्चर शो करता हूँ। कोई भी खाने पीने की चीजें वो सारा लिखा हुआ है कि आपने ये चीजें नहीं, 2 घंटे आपने पहले जाना होता है। और आपने स्लिप के साथ साथ पासपोर्ट हो बस, और कुछ भी ना हो, ठीक है। और रिमोट एरिया में आपको लिंक एग्जाम का ये फॉरवर्ड करेंगे आपकी ईमेल के थ्रू। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखा यहाँ इन्होंने मेंशन किया, ई पेक। ई पेक जिस तरह प्रोमेट्रिक सेंटर होते हैं, तो ई पेक इनका सेंटर है, जो आपको ईमेल करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, और यही आपका पेपर कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये सारे मिसकंडक्ट पॉलिसी हैं कि किसी भी किस्म का बहस वगैरह या मिसबिहेव आप उस बंदे के साथ, उसके साथ जो एक टीम है उसके साथ नहीं कर सकते। एग्जाम से भी पहले थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो आप लोगों ने नोटिस करनी होती है। रिसर्च असेसमेंट से पहले जिस तरह कंटेक्ट एरियाज वगैरह हो गए, सारा प्रोसीजर संभालिए, ये बेसिक चीज है। डोंट वरी। आपने सिर्फ मेन चीज है आपके पास पासपोर्ट, और जो पासपोर्ट का नाम है आपकी स्लिप में वो दोनों सेम होना जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट है इनकी वेबसाइट पे, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में ऑफ कोर्स मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको अभी ये भेजी है, जिस दिखाया था इस तरह करके इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। आप उनकी अगर और एक्सेस करना चाहो तो इनकी एपीसी वेबसाइट पे वो मेंशन्ड है, वो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो उनको, अगर आप देखना चाहते हो तो। प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम डे के हवाले से इनका क्या प्रोटोकॉल है उसको भी थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, कि ये ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जब आपका बेसिकली पेपर होगा।
डीएचए लाइसेंस के लिए आप मुझसे अलग से ही राब्ता कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर डीएचए। उसके लिए आप मेरी टीम से ही राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, रिमोट असेसमेंट, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका तरीका लिखा हुआ है कि आप अपनी जो कंपेटेबिलिटी टेस्ट है उसको देखते हो। कंपेटेबिलिटी टेस्ट में मतलब वहां पर उनकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और उनको गो थ्रू करेंगे। ये कुछ ऑनलाइन तरीके हैं मेंशन करने के कि आप वेब ब्राउज़र ब्राउजर जो है वो इंस्टॉल करते हो, लेकिन वो तब जब हम सारी ये बेसिक स्टेप से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। उनका डेमो यही है जो मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाया था। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए थे, इन्हीं क्वेश्चन से मैं पढ़ाता हूँ। बाकी जो वीडियोस में कन्वर्ट करता हूँ, लेट सपोज लेक्चर्स में से, वो मेरे ही नाम का जो है यूट्यूब चैनल है, उस पे मेरे गल्फ के डेमोज हैं। अब वहां से आप देख सकते हैं, उन्हीं को ही देख सकते हो। ओके जी, अब ये जो उन्होंने कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट देखी है कि भाई आपने एग्जाम से 2 हफ्ते पहले कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट देना है या आप देना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है उसको चेक किया जाता है। चेक किया जाता है, उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास, मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ कि कंप्यूटर होना चाहिए। और ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, कंप्यूटर, कैमरा, ये सारी मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। ओके, इस तरह करके आपका एक टेस्ट होगा कि आप टेस्ट देने से पहले 2 हफ्ते पहले अपनी कॉम्पिटेबिलिटी टेस्ट चेक कराते हो कि भाई मैं जो है वो पेपर दे सकता हूँ। तो पेपर दे सकता हूँ तो आपसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, टेबल पे लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप पे जिस पे लिंक आएगा वहां से आप पेपर दोगे। लाइट वगैरह का इशू, और साथ में आपने एक मोबाइल भी रखना है जिसपे आप सामने प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब ये दोनों तरफ से एक्टिवेट होने चाहिए, तभी आपको वो लिंक आएगा, क्योंकि रिमोट जो ऑनलाइन पेपर होगा वो इसी तरह ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है माउस टेबल के दरमियान कितना जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इंपॉर्टेंट नोट, जो सेकेंडरी डिवाइस है जो मोबाइल है, वो 1 मीटर बिहाइंड, मतलब 1 मीटर पीछे और 2 मीटर उसके साइड पे अप्रोक्सीमेटली हो, ताकि वो हाइट वगैरह उसकी चेक कर सके। ये इन्होंने कुछ डिस्क्लेमर वगैरह लगाया हो, ठीक है। आप कंपेटिबिलिटी टेस्ट को मद्देनजर करके उसके बाद जैसे आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो फिर ये लिंक आपको भेजेंगे पहले कंपेटिबिलिटी टेस्ट का, और फिर आपका पेपर जो है वो वैसे स्टार्ट होगा। फिर आप उस लिंक में यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और फिर ये सारा ईपेक की तरफ से आएगा, जो ईपेक जो टेस्ट कंडक्टिंग सेंटर है उनकी तरफ से आपको आएगा, ठीक है। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल वगैरह भी भेजा हुआ है कि इस तरह करके आप रिक्वायरमेंट है। ये तो तब जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, एंड व्हेन यू विश टू प्रोसीड, जब आप पेपर देना चाहते हो, तो ये सारा आप प्रोसेस कर दो, ठीक है। ये ईपेक टेस्ट कंडक्टिंग जो है वो सेंटर है, उनका लिंक भी है, ये कहेंगे तो मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा, लेकिन ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तब होगा जब आपका असेसमेंट हो जाता है, और असेसमेंट के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, तो ये बात के स्टेप्स है। ओके जी, आई विश वी आर डन विद दिस। ये अभी तक उन्हीं के। ओके जी, लास्टली जो मेरा ट्रीटमेंट, मेरा जो बेसिकली ये टीचिंग मेथड, या जो मैंने प्रोटोकॉल बनाया हुआ एपीसी एग्जाम्स के हवाले से, जो बैच मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, वैसे ये ऑनलाइन होगी, आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, मैंने इसको 12 वीक्स की स्टडी प्लान में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर जो बंदा देना चाहता है या उसके बाकी स्टेप्स वगैरह, आई 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 डोंट डील विद द अदर स्टेप्स, मेक श्योर मैं ज्यादा जितना हो सका मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी कंसल्टेंसी के हवाले से आपको हेल्प नहीं करूंगा। मेरा फोकस है आपकी स्टडी के ऊपर। आपकी स्टडी में से जितना भी तैयारी आप मेरे साथ करेंगे, मैं उसका शेड्यूल आपके हिसाब से बनाऊंगा। कोई बच्चा जनवरी में ज्वाइन करता है तो उसका जनवरी से ऑनवर्ड शेड्यूल बनेगा, कोई फेब में ज्वाइन करता है तो उस हिसाब से बनेगा। ये मेरा प्लान है बेसिकली। तो मैंने इसको 12 वीक्स स्टडी प्लान में रखा हुआ है, और वीकली, क्योंकि अब मैं 3 मंथ्स कम से कम इसको मैं प्लान कंसीडर कर रहा हूँ सामने वाले पार्ट्स बच्चों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो 3 माह में मैंने इसको किस तरह से शेड्यूल किया, 2 से 3 घंटे कम से कम। फिर इसको हम बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले वीक में हमने मस्कुलोस्केलेटल को फोकस करना है, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल चाहे 40% इनका वेटेज होता है। जो ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें, तो उसमें 40% क्वेश्चन जो आते हैं वो मस्कुलोस्केलेटल में से आते हैं। अभी भी हमने जो 2 केसेस पढ़े थे वो मस्कुलोस्केलेटल के अल्टीमेटली थे, क्योंकि रिप्स फ्रैक्चर वाला जो हमने केस मिस टी वाला देखा था। तो टॉपिक्स उसमें क्या क्या कवर करेंगे मस्कुलोस्केलेटल में, लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक स्पाइन, पहले उसकी बेसिक एनाटमी, शोल्डर, नी, हिप एंड एंकल,
तो उसके रेड फ्लैग्स वगैरह, देन डेफिनेटली डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर उसकी क्लिनिकल रीजनिंग। और ये वो बुक्स की अगर हम बात करें तो वी विल फोकस ऑन दी मैगी बुक एंड सुजैन, जो इन्होंने मेंशन भी की हुई है उनके हिसाब से। जो इन्होंने पहले पहले मेंशन जो बुक किया है, ब्रंकन एंड खान जो बुक है, वो क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन का बुक है। ठीक है। नेक्स्ट मैगी जो ऑर्थोपेडिक फिजिकल असेसमेंट है, उसमें से मस्कुलोस्केलेटल का चैप्टर पढ़ेंगे। और एपीसी कैंडिडेट की असेसमेंट क्राइटेरिया, मतलब जो कोर्स कंटेंट, जो जो अब हमने पूरी मैगी तो नहीं पढ़नी, मस्कुलोस्केलेटल पूरा नहीं पढ़ना, जो मस्कुलोस्केलेटल टॉपिक्स उनकी गाइडलाइन को मीट करते हैं वो पढ़ने हैं हमने। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि कल को आप कहेंगे सर पूरा मैगी हमें पढ़ा दें, तो आप लोगों ने मैगी नहीं पढ़ना, आप लोगों ने बेसिकली एपीसी की प्रिपरेशन करनी है। तो जो कोर्स कंटेंट एपीसी में मौजूद होगा, हम मस्कुलोस्केलेटल के वही टॉपिक्स कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट मंथ होगा, सेकंड मंथ होगा, वो न्यूरोलॉजी पे बेस्ड होगा। 3 स्टेप्स है इसके, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो एंड कार्डियो। तो न्यूरो में पूरा का पूरे 2 हफ्ते हम देंगे, पांचवा और छठा हफ्ता, जिसमें टॉपिक्स में से स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गए, एमएस, मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या मोटर लर्निंग प्रॉब्लम। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो अगेन वो गाइडलाइन के हिसाब से भी हम चलेंगे, उसके क्लिनिकल सिनेरियोज देखेंगे। जो न्यूरोलॉजिकल रिहैब सूजन सिल्वेन में भी अच्छा पढ़ाया हुआ है, हम उन्हीं को भी फोकस कर सकते हैं। सातवां और आठवां जो वीक है, वो फोकस करेगा कार्डियो और चेस्ट दोनों को, कार्डियो रेस्पिरेटरी में। ठीक है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके ऊपर, आईसीयू बेस और जो मॉनिटरिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी केयर है, जितने भी पल्मों की कंडीशन है, सीओपीडी, निमोनिया, एज्मा, उनके ऊपर फोकस करेंगे। ये उनके कुछ रिसोर्सेस हैं, इस तरह करके। और नाइन्थ वीक एथिकल कंसिडरेशन के ऊपर, और जो 10th होगा दैट वुड बी द एविडेंस बेस, और जो 11वां और 12वां वीक होगा उनके ऊपर हम फोकस करेंगे रिवीजन और मॉक टेस्ट। रिवीजन और मॉक टेस्ट मतलब यही सिनेरियोज जो आपको सैंपल के तौर पे दिखाए गए थे, ये मॉक टेस्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे विदाउट आंसर। मेरे पास 2 फाइल्स बनी हुई है, मेरे पास एपीसी का जो मटेरियल है वो 2 रिसोर्सेस हैं। एक रिसोर्स को जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उस कन्वर्जन में क्या है कि आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, मार्क है। एक में ये है कि विदाउट मार्क है, एक क्वेश्चन है जिस तरह अभी मिस टी वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, ये विदाउट मार्किंग था। एक मेरे पास दूसरा फोल्डर है जिसमें यही सेम क्वेश्चन लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको वर्बली थोड़ी बहुत बताई थी। सो दिस इज हाउ आई मीन टू से। तो जो आप लोगों को मटेरियल मिलेगा, इफ समवन वांट टू परचेस ओनली मटेरियल, तो उसको मैं विदाउट मार्किंग वाला मटेरियल दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्किंग वाले में मेरी मेहनत की गई है। ठीक है। वो मैं पढ़ाने में यूज करूंगा। अगर वो मैं मटेरियल सेल कर दूं तो जाहिर सी बात है फिर बैच किसी काम की नहीं होगी। दूसरा होता है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको मॉक टेस्ट में विदाउट मार्क वाले क्वेश्चन दूंगा, और प्रिपरेशन के दौरान विथ मार्किंग वाला दूंगा। ये मेरा मकसद है। ठीक है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट का मुराद सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो गई, और थोड़े बहुत उसमें मॉक मॉक टेस्ट हो गए। और फाइनली फाइनल प्रिपरेशन में आप लाइट रिवीजन रखते हो, थोड़ी बहुत रिवीजन होगी आपकी, और थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स वगैरह हमने देख लिए, जाहिर सी बात है नींद अच्छी खासी कर ली। और न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना है। न्यू टॉपिक्स मुराद कल को आप गूगल करते हो, आप कहते हो सर ये बुक रहेगी, इस तरह करके नहीं करना होता। मैं आप सिर्फ इतना बता दूं, व्हेन आई स्टार्टेड माय गल्फ एकेडमी, तो गल्फ एकेडमी में भी आसान जो है वो नहीं, अबू धाबी मुश्किल है, अबू धाबी मुश्किल है, सऊदी भी है, बाकी थोड़े बहुत जो थोड़े बहुत इजी होते हैं। बट व्हेन आई कम टू टीच इन, व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस ऑर्गेनाइजेशन, टिल नाउ जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, बाय द ब्लेस दे हैव क्लियर, बाय देयर हार्ड वर्क एंड बाय द ब्लेस दे हैव क्लियर देयर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है। मेरा काम गारंटी आपको मैं नहीं दूंगा कि आपका एपीसी, क्योंकि मेहनत आपने करनी है। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। अब मैं आपको कुछ फाइल शो करूंगा जिसमें ये मटेरियल्स हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है। ये लास्ट स्टेप्स हैं कुछ। ओके। आप कुछ क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं, फिर मैं जो है वो इसको खत्म कर दूं। ओके जी। फ्लायर पाथवे क्या है? फ्लायर पाथवे इसको आपको असेसमेंट गाइडलाइन में मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक आप लोगों को रास्ता गाइड किया हुआ था एग्जाम्स के हवाले से, कि मेरा मकसद है सिर्फ एग्जाम्स को डील करना। फ्लायर पाथवे में से गाइडलाइंस होती हैं, जो जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं
उनकी गाइडलाइंस के बाद फ्लायर पाथवे जो फिजियोथेरेपी क्लिनिकल रीजनिंग मॉडल है एक किस्म का, जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, उसकी गाइडलाइन के हवाले से होता है, जिसमें सारी चीजें आ जाती है। रेड फ्लैग्स हो गए, बाकी भी सारी चीजें, लोड्स हो गई, आपके स्किल्स हो गए, वो सारी उसी में चीज आ जाती है। वैसे वो इस फाइल में बेहतर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मेरा मकसद इस वेबिनार का सिर्फ इतना था। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये गाइड कर सकूं कि अगर कहीं पर मुझे चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपसे सीधा बोल दूंगा कि मुझे नहीं समझ में आ रही। मेरा मकसद सिर्फ इस बैच का है कि आपको मैं मटेरियल्स की प्रिपरेशन में हेल्प करूं। मेरा मकसद सिर्फ टीचिंग है, कि मैं आप लोगों को टीच कर सकूं। कहीं पर क्वेश्चंस में गलती हो, कहीं पर टॉपिक में गलती हो, वो मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, जिसके मैं बेसिकली चार्ज कर रहा हूँ। ठीक हो गया? तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको कुछ फाइल शो करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको फाइल दिखाऊं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। राइट, लेट मी शो यू सम। ओके, डू लेट मी नो कि आपको ये फाइल्स, मेरा एक फोल्डर शो हो रहा है सीएमटी एकेडमी के नाम से, जिसमें आपके सामने कुछ फाइल्स ओपन है। डू लेट मी नो वाया चैट बॉक्स। ओके, आपको ये शो हो रहा है जिसपे लिखा हुआ न्यूरो, फाइल शो हो रही है डिफरेंट। ओके, अब आपको मैं शो करता हूँ। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरो सितंबर 13 के नाम से एक फाइल है, ठीक है। और उसके बराबर में लिखा हुआ है क्वेश्चंस विदाउट मार्क। अब मैं आपको पहले विदाउट मार्क शो करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैं दो फोल्डर आपको शो करूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक चीज आप इसमें नोटिस कीजिएगा, इसमें मार्किंग नहीं है। एक सिनेरियो बेसिकली दिया गया है कि एक केस है आपके सामने, केस 1 है, वीबीआई वेस्टिबुलो बेजलर इंसफिशियंसी के हवाले से, और उसके नीचे आप देखें कहीं पर भी इसकी मार्किंग नहीं की गई, क्वेश्चन नहीं शो किया गया। भाई ये कहाँ से आया, ये मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ये मेरा काम है आपको पढ़ाना। पहले मैं आपको ये दूंगा, पहले मैं आपको ये मॉक टेस्ट में दूंगा आपको मैं। पहले मैं आपको वीबीआई वेस्टिबुलर बेजलर जो इंसफिशियंसी है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई विल ट्राई कि भाई इसका जो ए ऑप्शन है वो सही क्यों है, इसका बी ऑप्शन गलत क्यों है। ये मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पे। अब मैं आपको इसी से पैरेलल दूसरी फाइल शो करता हूँ। ये एक टॉपिक है, मेक श्योर ये फाइल नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको दोबारा दूसरी फाइल शो करता हूँ। ओके, अब पहले हमने देखी विदाउट मार्क, अब मैं आपको एक न्यूरो का केस दिखाता हूँ विथ मार्किंग। लेट मी शो, आप लोगों को शो हो रहा है, मेक शो। अब एक एक क्लिनिकल सिनेरियो, जिस तरह मैंने आपको न्यूरो के हवाले से बता दिया कि जब हम पार्किंसन पढ़ लेंगे तो हर कंडीशन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह यहाँ पर आपके सामने एक केस दिया गया है कि एक पीडी पार्किंसन डिजीज जो है, 17 ईयर्स ओल्ड एक मेल है जिसकी 5 साल की पार्किंसन की हिस्ट्री है। ओकेशनल वो स्टॉपिंग इन डोरवे, ओकेशनल स्टॉपिंग उनकी डोरवेज में हो रही है। तो उसी में से क्वेश्चन दिए गए। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज डिफिकल्टी एट द डोर। वो जो भी, वी ऑल नो दैट पार्किंसन में क्या होता है कि हमारे पास पार्किंसन में जो पेशेंट को इनहिबिशन होती है, स्टेप्स एक बार उसने स्टार्ट कर लिए तो उसको रोकने में दुश्वारी होती है, क्योंकि उसका जो मेन इनहिबिटरी न्यूरो है जो कि डोपामाइन है, वो डेफिशिएंट जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकलता है, ये उसकी हिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसको रोकने की जो सलाहियत है वो उसमें कम हो जाती है। एक बार वो कदम स्टार्ट कर ले तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो छोटे 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 कदम लेता है और कभी कभार उसको रोकने में भी बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इज डिफिकल्टी एट द डोर। तो उसकी जो दरवाजे पे जो भी ये दुश्वारी है, उसको आप किस किस्म का नाम देंगे? अब आप देखेंगे उसके सारे आंसर्स हैं। अब हाउ वुड यू असेस हिज गेट, उसके गेट को किस तरह असेस करेंगे? फिर हमारे पास एक 10 मीटर वॉक टेस्ट होती है जो हम कराते हैं, और उस वॉक टेस्ट के हिसाब से उसको असेस किया जाता है, वो भी मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। बेस्ड ऑन द रिसर्च व्हाट वुड यू हेल्प विद। फिर इसी से ही कि अगर गेट में प्रॉब्लम निकला तो आप उसको जो है वो किस तरह जो है वो करेंगे। तो विजुअल स्यूइंग होती है जिसमें हम मार्किंग रखते हैं, जो है नीचे मार्क बना देते हैं, मार्किंग करते हैं, फिर उसको हम गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, शो नहीं हो रहा। ओके ओके, लेट लेट मी कम बैक। अच्छा, केस शो नहीं हो रहा, एक सेकंड, एक सेकंड।
अच्छा, अब मुझे बताएं, अब आपको केस शो हो रहा है पार्किंसन डिजीज वाला? यस, ओके, थैंक यू। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। अब आप देखें, एक न्यूरोलॉजिकल केस है, ये सिर्फ एक केस है पार्किंसन से रिलेटेड, ठीक। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, आप देखेंगे कि 70 साल मेल पेशेंट है जिसको पार्किंसन, 5 साल की हिस्ट्री है उसकी। ओकेजनल स्टॉपिंग उसकी हो रही। ओकेजनल स्टॉपिंग मतलब चलते चलते रुक जाना, या चलते चलते ना रोक पाना, दैट इज ओकेजनल। मतलब समटाइम होता है ना ओकेजनल, जैसा लोग कहते हैं ओकेजनल स्मोकिंग, मतलब कभी कभार। तो उस तरह करके जो रुकने वाली बीमारी है, पहले तो मैं पार्किंसन आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट लूं, मैं एक्सप्लेन करूं तो पार्किंसन में क्या होता है कि जो आपका न्यूरो इनहिबिटर होता है, हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर होते हैं। एक हमारे पास इनहिबिटर होते हैं, एक फैसिलिटेटर होता है। दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे पास। एक का काम होता है काम को बढ़ाना, एक का काम होता है काम को रोकना। तो जो पार्किंसन में प्रॉब्लम होती है वो होती है कि जो उसका इनहिबिटर है, रोकने वाला जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसकी कमी होती है, जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकलता है आसान लफ्जों में। तो पार्किंसन पेशेंट में रोकने वाली जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब उसमें जो है फिर वो उसको मेडिसिन देते हैं, साइनामेट वगैरह देते हैं, ताकि उसकी मेडिसिन मेडिसिन वाइज ट्रीटमेंट उसका चलता रहे। लेकिन फिजियोथेरेपी में तो आएगा उसका बैलेंस वगैरह। अब उसको क्या होता है, एक बार उसने स्टार्टिंग की, चलना स्टार्ट किया, उसको रोकने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? उसको जो रोकने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर है वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट कुड बी द रीजन जो उसको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। इस तरह करके उसके गेट को किस तरह असेस करेंगे 10 मिनट्स वॉक टेस्ट के साथ। एक चीज याद रखिएगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी होती है, लेकिन 6 मिनट वॉक टेस्ट होती है जिसको रोमबर्ग्स या डिफरेंट टेस्ट करके नाम देते हैं, वो हम देते हैं कार्डियो में। यहाँ पर ये न्यूरो का केस है, पार्किंसन है। इस तरह करके उसके हिसाब से आप उसका ये जो प्रॉब्लम है गेट का, वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। विजुअल सीइंग, विजुअल सीइंग होता है जिस तरह मार्किंग करवाते हैं, जिस तरह एक अंधे पेशेंट की होते हैं। अंधा तो मार्किंग नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं मार्किंग करके मिसाल के तौर पे मार्क बना दिया भाई, 1 फुट का एक स्टेप है, फिर उसको बताया जाता है भाई ये यहाँ यहाँ पर आपने पैर रखने होते हैं, ताकि उसके जिस तरह एक और मिसाल है कि 1 फुट की रस्सी दोनों के पैरों में बांधी, ताकि जिस तरह फौजियों की मार्चिंग कराई जाती है, पुलिस वालों की, ताकि एक ट्रेनिंग होती है ताकि उनके पैर इक्वल स्टेप उठाए। मिसाल दे रहा हूँ, तो दिस इज ऑल। ओके, नाउ लेट मी शो यू कि एक आपको फोल्डर शो हो रहा होगा जिसपे एक फाइल है फंक्शन ऑफ ब्रेन के नाम से, राइट। अब फंक्शन ऑफ ब्रेन में क्या है हमारे पास कि इसमें एक ब्रेन के हवाले से फाइल है, जिसके ऊपर एक लेक्चर था जो कि डेफिनेटली इंग्लिश में था। मैंने सिर्फ उसको इंग्लिश में उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब मैं आपको पहले फाइल शो करता हूँ। अब जैसे एक न्यूरो न्यूरो का टॉपिक है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ ब्रेन कि नर्वस सिस्टम क्या है और उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये 26 7 8 पेजेस की है। एज यू कैन सी कि ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई, जिसका नाम है वो मैंने उसको क्रेडिट दिया, उसको मैंने मेंशन किया है। मेरा मकसद सिर्फ उस लेक्चर को उर्दू में कन्वर्ट करना है। टाइटल का टॉपिक क्या है, एज यू कैन सी कि फंक्शन ऑफ ब्रेन, और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में से हिस्ट्री टेकिंग आप कैसे लेते हो, कि किन सवालात के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करनी है, वो ये सारी यहाँ पर मौजूद है। और मैंने उसके ऊपर जो है वो लेक्चर, अब मैं आपको शो करता हूँ वीडियो वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें वॉइस आएगा, बट आई विल शो यू, राइट। फाइल शो नहीं हो रही, ओके, लेट लेट मी शो यू अगेन। ओके, अब आपको शो हो रही है फाइल? ठीक है, अब देखें। अब ये एक हमारे पास रैंडम फाइल है। रैंडम फाइल में हमारे पास क्या है कि फंक्शंस ऑफ ब्रेन और हिस्ट्री टेकिंग ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के हवाले से एक फाइल है, जो कि उन्होंने ही, ऐसी बात है, जिसने बनाई है मैं उसको क्रेडिट जरूर दूंगा। तो उन्होंने मटेरियल में जिन लोगों ने बनाई, मैंने उनके कोई नाम चेंज वगैरह नहीं किए। मेरा मकसद सिर्फ उसको पढ़ाना है कि, और उर्दू करके पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया है, इसी फाइल को एज इट इज रहने दिया है, और सिर्फ इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने इंग्लिश में पढ़ा। फिर रेफरेंस के तौर पे ये भी मैंने एट दी एंड मेंशन किया हुआ है कि भाई ये जो नर्वस सिस्टम है आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो। तो मेरे 3 काम मैंने आपको बताए थे जो मैं एपीसी में आपको फैसिलिटेट करेंगे। नंबर 1 थिंग, जो भी मटेरियल कहीं पर भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप पूछें।
मैं एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर आपको लेक्चर या वगैरह बनाकर आपको दे दूंगा, नंबर वन। नंबर टू ये था कि जितने भी टॉपिक्स थे पहले मैं कोशिश करूंगा टॉपिक्स को पढ़ाऊं, फिर मैं आपको मटेरियल दूं। और मटेरियल कैसे होगा कि आपको मॉक टेस्ट में बिना मार्किंग किए आपको मिलेंगे, और मटेरियल टीचिंग के दौरान आपको मार्क किए हुए मिलेंगे, नंबर टू। नंबर तीसरा काम क्या था? तीसरा काम यह था कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर या कोई प्रेजेंटेशन और मुझे लगा इसके ऊपर मुझे लेक्चर बनाना चाहिए, तो मैं उस लेक्चर को, अगर वो वीडियो लेक्चर है, वीडियो इंग्लिश में है, तो मैं उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ वीडियो का, फिर हम इस वेबिनार को खत्म करते हैं, ठीक है? ओके, अब मुझे बताएं आपको एक ये पहले देख लें, इसको वीडियो शो हो रही है? ओके, आपको वीडियो शो हो रही है? पहले मुझे ये बताएं। 44 मिनट्स की एक वीडियो है। ओके, बताइएगा जब आपको वीडियो शो हो तो मुझे बताइएगा। नो। ओके ओके ओके। ओके, अब शो हो रही है कोई भी वीडियो? ओके, अब अब इस वीडियो में अगर आप एक चीज गौर से देखें तो ये वीडियो उर्दू में मैंने ही रिकॉर्ड की है, ठीक है? मैं आपको इसको शो। ओके, इसकी वॉइस मेरे ख्याल से अभी आपको नहीं आएगी, लेकिन अब यही जो फाइल मैंने आपको शो की थी, ये मैंने पहले वीडियो में कन्वर्ट किया, लेकिन उर्दू में, ठीक है? मेरे ख्याल से इसकी वॉइस नहीं आ रही होगी। लेट लेट मी कनेक्ट द वॉइस। वॉइस आ रही है इसकी आपको वीडियो के साथ साथ? अब चेक करें इसकी, अब इसकी वॉइस आ रही है आपको? और नीचे जो पेरिफेरल सेगमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड को, इसीलिए कलेक्टिवली दोनों को मिलाओ तो सीएनएस आपका तो नर्वस सिस्टम कंप्लीटली बनता है। अगर आप सिर्फ ब्रेन की बात ओके, तो अब आप लोगों को वॉइस आ रही है। अब मैं आपको एक सिंपली एक डेमो के तौर पे देना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ओके, अब मैंने फिर वॉइस इसकी सेट कर दी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई वीडियो लेक्चर है, वैसे ही वीडियो इंग्लिश में था राइट, जो भी थी, फिर मैंने उसको आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ। तो ये तीन फैसिलिटेशन होंगी जो कि हम मैं इस बैच में आप लोगों को फैसिलिटेट करूंगा। तो ये मेरा बेसिक मकसद है इस एपीसी का, ठीक है? अब अगर आपका कोई भी ऐसी एपीसी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो मेरी तरफ से मीटिंग जो है डन है, ठीक है? फिर मैं इस वेबिनार को एंड कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे जरूर अपलोड करूंगा, और या इस ग्रुप के थ्रू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके जी, अगर जो भी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप लोग पूछ लें। ओके, आप इसी ग्रुप में ही, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहिएगा। और अगर आपको कोई किसी प्रोमेट्रिक की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इसी ग्रुप से आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको प्रोमेट्रिक के हवाले से भी गाइड कर देगी, और एपीसी के हवाले से भी गाइड कर देगी, ठीक है? मेरी दोनों बैचेस जो है वो ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन। ये बैच मैं एपीसी की स्पेसिफिकली
15 या 20 जनवरी के बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा पंजाब विजिट है वर्कशॉप्स के सिलसिले में। तो ये सारा आपके सामने है। तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग मैं दोनों की ऐड करके 1-2 दिन में आपको ग्रुप के थ्रू इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो आई विश कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को एंड कर दूं। डू लेट मी नो एनीथिंग यू वांट टू, यू विश टू आस्क, यू आर वेलकम। अदरवाइज आई एम डन फ्रॉम माई साइड। ओके, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। फिर इसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहिएगा, और मैं कोई भी अपडेट होगी तो इस ग्रुप के थ्रू अपडेट करूंगा। ठीक हो गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। वी प्रोडक्ट के एक सिनेरियो में से 4-5 क्वेश्चन जितने भी दिए हैं, अब आप यहाँ पे देखें कि मार्किंग की गई है ताकि एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारा बेसिक मेरा, और यही फाइल अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह में मिलेगी तो बगैर मार्किंग के मिलेगी, ताकि आपका जो है वो जाहिर सी बात है, आप अपनी जो लर्निंग नॉलेज है उसको जो है वो देखें। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, अब लास्टली मैं आपको वीडियो शो करूंगा। जो मेरे 3 काम है एपीसी में, पहला काम क्या था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाना, उसमें अगर आपको डिफिकल्टी है आई विल टीच यू। दूसरा था मार्किंग क्वेश्चंस के साथ, कि एक में क्वेश्चंस मार्किंग के साथ मिलेंगे, एक में आपको बगैर मार्किंग के मिलेंगे। और लास्ट स्टेप में आपको बता